सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम परमदीप कौर है। बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 7th की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 पार्ट 3, इसका शीर्षक है हिमालय की बेटियां। जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी इसका शीर्षक यानी कि इसका टॉपिक का नाम आ चुका है और इनके लेखक हैं नागार्जुन जी हैं। बच्चों, लेखक इस पाठ पे लेखक कह रहे हैं कि इसमें हिमालय की बेटियों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हिमालय एक तरह का पर्वत है। यहाँ लेखक ने हिमालय पर्वत को एक पिता के रूप में दर्शाया है और उनकी बेटियों के बारे में बताया है। अगर आप हिमालय पर्वत के बारे में बात करें तो उन पर हिमालय पर्वत एक हिमालय एक पर्वत ही है। उनकी बेटियां भी हैं नदियां। तो यहाँ पर उन्हें हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां हैं, जैसे गंगा, जमुना, सतलुज, सरस्वती। ये सब नदियां ही हैं और इनका स्वरूप उनकी बेटियों के रूप में दर्शाया गया है। हिमालय चूंकि पर्वत है तो उनका मानव के रूप में रूपांतरण किया गया है, अर्थात हिमालय का मानवीयकरण किया गया है और साथ ही उनसे निकलने वाली नदियों का भी मानवीयकरण किया गया है। उन्हें हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि गंगा, जमुना, सतलुज, ये सब नदियाँ किसके अंतर्गत आ जाएंगी या और किसका रूप लेती हैं? एक बेटियों का रूप ले लेती है और इसका एक मानवीयकरण भी या मानवीय रूप भी का भी वर्णन करती है। और ये बताया गया है कि या कल्पना की है कि ये मानव और मनुष्य दोनों की ही हिमालय, इन सब जितनी भी नदियां हैं उनका ये पिता है और जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय एक पिता का रूप है और नदियां जो हैं वो उनकी बेटियों का रूप दिया गया है। तो बच्चों, आइए अब आप और मैं मिल करके इस पाठ की शुरुआत करते हैं। सब बच्चों ने अपनी अपनी टेक्स्ट बुक ओपन की हुई है ना, क्योंकि कुछ कठिन शब्द भी या कुछ ऐसे शब्द भी आएंगे जिसके नीचे आपने अंडरलाइन करनी है और मैं उसका आपको अर्थ बताऊंगी ताकि ये लेसन आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाँ बच्चों, पहला आता है, अभी मैंने उन्हें दूर से ही देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सभ्रात या महिला, बच्चों सभ्रात महिला पे अंडरलाइन कीजिए। उसका मतलब है सुसंगति महिला की भ्रांति ने वे प्रतीत होती है कि उनके प्रति मेरे मन में जो आदर है और जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में हमारे सामने आती हैं या हमारे सामने आई हैं। मैं हैरान रह गया कि ये दुबली पतली गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सतलुज समतल मैदानों में उभर कर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना कूदना सबको बहुत ही अच्छा लगता है। वो सबको बहुत ही उनका मन की भा जाता है। ऐसी उछल कूद देख करके दुबली पतली गंगाएं जो है उनका ये उछलना कूदना, पानी का जो बहाव होता है वो सब देख करके मन बहुत ही हैरान रह जाता है कि ये इतनी छोटी सी पतली सी होते हुए भी कैसे ये पानी के उछाल कूदना ये सब कैसे इनका संभव हो जाता है। ये सब देख करके मन बहुत ही विशाल रूप ले लेता है कि ये सब कैसे ये मुमकिन होता है, क्योंकि पानी का बहाव तो भाई तो जैसा मतलब आता है सामने से, वैसा ही वो अगर जगह
थोड़ी भी हो तो कैसे उछाले मार करके, कैसे उछल के कूद करके वो बहनी शुरू हो जाती है। जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। मैं हैरान रह गया कि वही दुबली पतली गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सब जो सतलुज जो है वो समतल मैदानों से उतरकर विशाल कैसे बन जाती हैं या कैसे हो जाती हैं। बच्चों, कुछ पिक्चर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुकी हैं। इससे भी आपको इस पाठ को समझने में आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। आप लोग इसकी पिक्चर्स भी देख सकते हो कि कैसे ये हिमालय पर्वत और ये जो जितनी भी नदियां हैं ये कैसे कैसे अपना रूप धारण करती हैं। और जब आप देखोगे और समझोगे तो आपको पाठ समझने में और भी आपको आसानी हो जाएगी कि कैसे इनका विशाल रूप बन जाता है और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को वो एक समेट लेती हैं। क्योंकि जो इतने बड़े बड़े हिमालय पर्वत होते हैं कितनी ऊंचाइयों में होते हैं और कभी कभी हम लोग कभी कल्पना भी करते हैं कि उन ऊंचाइयों तक हम चढ़ जाएं तो बहुत ही हमें वैसा मन लगता है, मन में बहुत ही विचलित की भावना आ जाती है कि ये सब कैसे संभव हो जाता है। अगर देखा जाए तो बच्चों, ये जितनी भी नदियां हैं उनका बहुत ही इनका मन विचलित हो जाता है, मन बहुत ही इनका विशाल हो जाता है जब ये एक दूसरे की वहाँ से जाती हैं, निकलती हैं और कैसे उछाले मार कर की बहती हैं। तो जो सामने वाला जो भी देखता है या उनके सामने जो बैठ जाता है देखने के लिए, उनका भी मन बहुत ही आकर्षित हो जाता है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वे कौन सा लक्ष्य है इनका जिनसे इन्हें बेचैनी होती है और अपने महान पिता का विराट प्रेम पा करके भी वह अगर उनका जो हृदय है वो भी अतृप्त हो जाता है। बच्चों, अतृप्त का जो इसमें एक सेंटेंस आया है उसका मतलब बच्चों वहाँ पर अंडरलाइन कीजिए। अतृप्त का मतलब होता है संतोष नहीं आता, क्योंकि उनका जो हृदय है वो कभी भरता नहीं है, बेचैन हो जाता है और इतना विचलित हो जाता है कि उनको ये लगता है कि वह कौन होगा कि जो इनकी प्यास जो मिटा सके, इनको प्यार कर सके। क्योंकि बच्चों, ये जो दृश्य होता है ये बहुत ही अच्छा लगता है। यह दृश्य देख करके, सुन करके मन हमारा बहुत ही विचलित हो जाता है और कोई लोग तो बच्चों ऐसा आनंद प्राप्त करने के लिए इन नदियों के वहाँ पर जहाँ पर भी थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पर बैठ करके इस प्राकृतिक का, इस हिमालय पर्वत का और ये बहती हुई जो नदियों का दृश्य देख करके उनकी जो खुशबू है महकती हुई वो भी देख करके ठंडी ठंडी सी हवा के झोंके और बहती हुई ये नदियाँ, ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, ये सब देख करके प्रकृति का मानव बहुत शुक्रिया अदा कहता है कि इतना भगवान ने अच्छा। और जितनी भी ये नदियां हैं वो कैसे पानी से बहाव से इधर से उधर झचकोले खाकर उछलती कूदती हुई जाती हैं। वे बर्फ जली नंगी और ये अपना पहाड़ी, छोटे छोटे पौधे से भरी हुई घाटियाँ, मधुर वाणियाँ, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये लीला करती। जैसे बच्चों कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं कैसे अपने नन्हे नन्हे पैरों से अपने खेलते हैं, कूदते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा लगता है। तो हम कभी कभी बच्चों को उठा के प्यार करते हैं कि कितना प्यारा बच्चा है कि छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से वो कभी इधर जाता है कभी उधर कूदता है। तो सेम वैसे ही बच्चों प्रकृति के जितने भी आसपास की जो हैं छोटी छोटी सी पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे और ये अपना बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ और ये कितना सुंदर और ये हर समय मनमोहक गीत जितने भी हैं देखने में कितने सुंदर लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे छोटे बच्चे उनके सामने आ करके
खेलते हैं, कूदते हैं और जहाँ देखो, ज़रा सा देखो तो दूर तक निकल जाते हैं। उनको हम लोग पकड़ नहीं सकते, लेकिन सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं कि ये जगह कितनी खूबसूरत सी है। कभी कभी हम लोग घंटों वहाँ बैठे रहते हैं, वो प्रकृति जो ये दृश्य होता है उसको हम निहारते रहते हैं और अपने मन के अंदर भी ये भाव उत्पन्न कर लेते हैं कि ईश्वर ने क्या खूबसूरत सी ये प्रकृति बनाई है, हिमालय की बेटियों को किया है कि जो हम अगर एक दूसरे के साथ अगर हम लोग देखें तो हमें बहुत सुंदर प्रकृति लगती है। ऐसा लगता है जैसे एक तरफ हिमालय और एक तरफ उनकी नदियाँ, एक पिता और एक इनकी बेटियां आपस में क्या ईश्वर ने एक संबंध स्थापित किए हैं, जो एक कितना जैसे पिता और बेटियों का कितना प्यार दिखाते हैं कि पिताजी अपनी बच्चियों को कितना प्यार करते हैं, वैसे ही हिमालय भी अपनी ये नदियों को, बहती हुई जो नदियां हैं गंगा जमुना को, कितना अच्छी तरीके से उनके साथ ये लीलाएं करते हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत करते हैं। और ये सब प्रकृति का नज़ारा देख करके हर एक पेड़ पौधे पक्षी ये सब भी उनका आनंद लेते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं कि ताकि कि उनका ऐसा हो जाए। तो देवनार, चीर सरोवर और चिनार, सफ़ेद, ये जितने भी बच्चों ये जंगल हैं, वहाँ तक पहुँच करके शायद इन्हें बीती हुई बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। और ये जो है बच्चों बहुत ही, जो आपकी बच्चों स्क्रीन पे भी ये पिक्चर सब आ चुकी हैं, आपको और भी अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा कि ये लेसन क्या कहना चाह रहा है। और ये सब जितना भी है कि याद करके उनको मौका भी बहुत अच्छा मिल जाता है और इन सब अपना वहाँ तक पहुँचने के लिए। हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के साथ कितना कि सिर धुनता होगा। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र जिनके नाम सुनते ही रविंद्र, सतलुज और ये झेलम, काबुल और ये कपिल और ये गंगा, जमुना, जितने भी बच्चों, कोसी, ये आदि जितने भी बच्चों ये नाम हैं, ये हिमालय की बेटियां, छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती हैं। बच्चों जितनी भी मैंने अभी नाम लिए हैं, ये सब जो नदियां हैं किसके सामने? हिमालय पर्वत के अपने पिता के सामने ये सब उनके आँखों के सामने नाचने लगती हैं। और ये सब देख करके उनके पिता को भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और जो बाकी जो होते हैं, बाकी भी इधर उधर के जो बच्चे होते हैं, वो भी ये सब देख करके उनको भी बहुत अच्छा लगता है। एक पिता का प्यार उनकी बेटियों के प्रति कि छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी सी जो ये नदियां हैं, पतली मोटी जो भी नदियां हैं, उनको अपनी आँखों के सामने नाचता देख करके जो वो नाचने लगती हैं, वो सब देख करके बहुत ही प्यारी सी लगती हैं पिता के सामने। और पिता भी बहुत सारा उनको स्नेह देते हैं अपनी बेटियों को। फिर है वास्तव में सिंधु और ब्रह्मा स्वयं कुछ नहीं है। ये हिमालय के दिल की एक एक बूंद ने ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदियों के रूप में समुद्र की ओर से प्रभावित हो जाती हैं। कहते हैं दिल में बहुत सा उन्होंने प्यार इकट्ठा करके रखा हुआ था। और वो ही पिता ही, कौन पिता? हिमालय। कि हिमालय का दिल इतना विशाल था कि उनकी ये सिंधु और ब्रह्मा स्वयं कुछ नहीं थे, कोई भी ऐसी नदियाँ नहीं थी, लेकिन हिमालय के दिलों में एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर
इन महानगरों के रूप में समुद्र की ओर से प्रभावित होती जा रही थी। उनको भी ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता था कि कैसे नदियाँ उछल कूद करके, कैसे प्रभावित होकर के एक के साथ एक कदम मिला करके आगे महान नदियों में का रूप ले करके समुद्र की ओर बढ़ती जाती हैं और उनके साथ साथ वो भी प्रभावित हो उठते हैं। उनको भी बहुत अच्छा लगता था कि ये जितनी भी मेरी बेटियां हैं वो एक साथ ही कदम से कदम मिला करके ये अपने की समुद्र की गहराइयों तक भी वो जा सकती हैं और उनका जो विशाल जो हृदय है उनको वो चीज़ समा देती है कि ताकि उनका जो ये भविष्य है वो भी उज्जवल हो जाए। वो सब चीज़ें देख करके उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था कि समुद्र की गहराइयों को भी बच्चों, क्योंकि समुद्र की गहराइयों को कोई नाप नहीं सकता, इतनी ज़्यादा गहरी होती हैं। कहती किसी के भी दिल को हम किसी के भी दिल को हम नाप नहीं सकते, किसी के दिल को भी हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन समुद्र की जो गहराई थी वो भी हम उनको नाप नहीं सकते। लेकिन जो नदियाँ हैं, गंगा जमुना जितनी भी नदियां हैं वो सब कदम के साथ कदम मिला करके एक साथ ही वो बहती रहती थी। जहां उनको जगह मिलती थी वहीं से वो बहती हुई समुद्र में प्रभावित हो जाती थी। और ये सब देख करके हिमालय को, एक पिता को बहुत ही अच्छा लगता था। जिनसे मैदानों में ही नहीं इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही वह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में जितनी भी बस्तियां हैं या जितनी भी बच्चियां हैं उन्हें बांध करके हम कैसे खेला करती थी। कहती हैं जितनी भी ये नदियां हैं, कहते हैं जितनी भी मैदानों की नदियां हैं, जो आसपास की जो नदियां हैं वो कैसे एक दूसरे को बांध करके खेलते हैं। जैसे बच्चों कैसे हमको जो बच्चे ग्रुप में खेलते हैं, कैसे एक के साथ एक बच्चे हाथ पकड़ करके खेलते थे, तो वो कैसे बहुत अच्छा लगता था बच्चों को खेलते हुए देख करके। वैसे ही ये भी जो जितनी भी नदियां हैं, मैदानों वाली नदियां या इधर उधर वाली जो नदियां हैं वो एक साथ बंद करके कैसे खेला करती थी। कैसे बूढ़े जो लोग थे या बूढ़े जो इधर उधर के जो लोग थे उनके साथ वो सब भी देखते थे कि कैसे नदियाँ छोटी बड़ी मोटी पतली जितनी भी नदियाँ हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ डाल करके कैसे खेला करती थी। हाथ में हाथ डाल के मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके कैसे खेला करती थी। और ये जो खेलते थे बच्चे वो भी प्रकृति का आनंद उठाते थे। उनको भी लगता था कि वास्तव में ये जो खेल है वो कितना मनमोहक, क्योंकि ये प्राकृतिक का है दृश्य है। प्रकृति का दृश्य कितना सुंदर लगता है जब एक तरफ से बड़े बड़े हिमालय पर्वत और छोटी छोटी नदियाँ आपस में जो खेलती थी, बहुत ही उनको अच्छा लगता था। फिर कहते कालिदास ने विराय में अपने मेघदूत से कहा था कि बेहतर नदी को प्रेम के प्रति दान देना और तुम्हारी एक बेबसी तुम्हारे ये पार करके अवश्य ही तुम्हें प्रसन्न करेगी। आपके बच्चों स्क्रीन के ऊपर भी इनकी पिक्चर्स आ चुकी हैं। कहते कालिदास ने भी मेघदूत ने कहा था कि जितनी भी नदियां हैं उनका जो प्रेम है वो बहुत ही विशाल है। उनका प्रेम कभी भी कम नहीं हो सकता। ये जो प्रेम है ये दूर दूर तक जितने भी हैं उनको भी ये आवश्यकता से ज़्यादा ही प्रसन्न करती हैं। और उनकी जो ये प्रसन्नता है वो बहुत तक ये सीमित रह जाती है उनकी, क्योंकि इनका जो स्वरूप है वो भी बहुत ज़्यादा ही विशाल है। उनका भी ये बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न करने वाला है। बच्चों अब नेक्स्ट आता है
कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है, परंतु माता बनने से पहले यदि इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलें, इन्हें भी अगर हम प्रेषित की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिनसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावनाएं हो मेरी भी एक दिन ऐसी भावनाएं हुई थी। तिब्बत की बात की जाए तो मन में बहुत ही एक उत्साह सा आ जाता है। तबीयत ढीली थी और सतलुज के किनारे जा बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटकाए हुए पानी में। थोड़ी देर बाद जब प्रगतिशील जल ने अपना असर दिखाया तो मन ताज़ा होकर गुनगुनाने लगा। जय सतलुज बहन तुम्हारी लीला अचरज, बहन तुम्हारी हुई मुद्रा मन हटा मुखारी, और ये तुम भी बलिहारी। मैं तुम्हारी बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित मत चुपचाप हिमालय। प्रकृति नदी के विचले तट पर अनुराग अनुभव छाया हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। बच्चों, अब मैं इस पाठ से संबंधित मैं आपको गृह कार्य देने जा रही हूँ बच्चों, और इसको आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी हिंदी नोटबुक में भी इसको लिखना है। साथ में बच्चों इसके आंसर्स भी हैं। आप लोगों ने बच्चों बहुत अच्छे ढंग से इस क्वेश्चंस के आंसर्स को भी अपनी हिंदी नोटबुक में जो आपको मिल चुकी हैं उसमें बच्चों आपने लेसन का नाम डाल करके बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। बच्चों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। बच्चों ये आपका गृह कार्य है, बहुत अच्छी तरीके से लिखोगे आप लोग। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ बनने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किस रूप में देखते हैं। बच्चों इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न, सिंधु आपकी बच्चों स्क्रीन पे आ चुका है। दूसरा प्रश्न मैं पढ़ने जा रही हूँ। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या क्या विशेषताएं बताई गई हैं लेखक ने। इसका ये बच्चों आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसको भी आपने देख करके लिखना है। बच्चों तीसरा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। काका कालेकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा गया है। बच्चों इसका भी आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको आसानी हो जाएगी इसके आंसर्स लिखने के लिए, और इसको आपने लिखोगे भी और इसको आपने लर्न भी करना है। बच्चों चौथा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है। बच्चों नीचे इसका आंसर भी है, इसको भी आपको सुविधा हो जाएगी लिखने के लिए, इसको भी आपने लिखना है अपनी नोटबुक में। बच्चों पांचवा प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ये पांचवा प्रश्न बच्चों इस प्रकार है, ये लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं बताइए। ये भी बच्चों इसका नीचे मैंने आंसर्स लिख दिया है या लिखा हुआ है, इसको भी आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब फिर से एक प्रश्न आ चुका है। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। बच्चों नीचे इनके प्रश्न दिए हुए हैं विशेषण और विशेष के, इनके बच्चों जोड़े मिलान करने हैं, ये इसका प्रश्न है। और बच्चों इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है।
बच्चों ये इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा और वैसे ही आपने भी अपनी नोटबुक में लिखना है इसे। बच्चों चौथा प्रश्न भी आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द्वंद्व समाज के दो पद प्रधान होते हैं, इस समाज में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी। द्वंद्व समाज है, इसका अर्थ है राजा और रानी। वर्णमाला का क्रम शब्दकोश शैली में लिखे। बच्चों नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं, इसको भी आपने ध्यान से देखने हैं और अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब बच्चे पांचवा प्रश्न भी आपके बच्चों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नदी को उल्टा लिख देने से दीन होता है, इसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखेंगे। जैसे आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर इसके आंसर भी हैं, जैसे नदी, दीन। तो बच्चों एक शब्द सही है, दूसरा शब्द उल्टा है और ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है भाववाचक संज्ञा। आपने बच्चों इनके आंसर्स नीचे दिए गए हैं स्क्रीन के ऊपर, इसको देखिए और इसको वैसे ही लिखिएगा। बच्चों उसके बाद 6 वाला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। समय के साथ भाषाएं बदलती हैं, शब्द बदलते हैं और उनके रूप भी बदलते हैं। जैसे बच्चों ये सब आपके सामने आया हुआ है, उनके नीचे उनके क्वेश्चंस हैं और इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और उसके आंसर्स आपने लिखने हैं। लास्ट बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर 7th वाला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है। उनके ख्याल से शायद ये बात आज है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं। इसके नीचे बच्चों आंसर्स भी दिए हुए हैं, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। वैसे ही जैसे आंसर्स दिए हुए हैं बच्चों, वैसे ही आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। बच्चों अब इस पार्ट से संबंधित मैंने 2 आपको प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस दिए हैं। बच्चों इसको आपने पढ़ने हैं और बहुत अच्छी तरीके से A4 साइज पेपर पे या शीट के ऊपर आपने इसको बनाने हैं। बहुत कलरफुल बनाना है, एट्रैक्टिव बनाना है, पिक्चर्स भी लगानी है इसके साथ। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर या पार्ट समझ में आ गया होगा। कोई भी बच्चों प्रॉब्लम हो तो मुझे मेल कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।